हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसमें हमारा टॉपिक है बाजार। तो हम जानते हैं कि बाजार क्या है। तो बाजार से अभिप्राय उस संयंत्र या व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। यानी कि बाजार क्या है, तो वह स्थान जहाँ विभिन्न क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच किसी निश्चित कीमत तथा समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वह बाजार कहलाता है। अब बाजार के रूप देखें, यानी कि बाजार के प्रकार, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा एकाधिकार बाजार, तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, चौथा अल्पाधिकार। तो एक एक करके हम देखते हैं अब आगे। तो हम लोग पहला देखते हैं टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। यानी कि वह बाजार जहां क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। और किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता पर इसकी कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वह कोई भी एक विक्रेता या क्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसमें वस्तु जो होती है वह समरूप होती है और वस्तु की कीमत जो होती है वह बाजार पूर्ति एवं बाजार मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो वस्तु की कीमत होती है वह बाजार में मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है खास। तो पहला है कि किसी वस्तु के छोटे क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है बाजार होता है उसमें क्रेता और विक्रेता जो है वह बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की मांग को कम या ज़्यादा करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तथा जो विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता वस्तु की पूर्ति को कम या ज़्यादा करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है वह कीमत निर्धारक होती है या स्वीकारक। तो इसका आंसर होगा कीमत स्वीकारक। इसमें जो होता है वह कोई भी एक क्रेता या विक्रेता किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरा विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का कि एक समान या समरूप वस्तु, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं या सेवाएं पाई जाती है वह समरूप होती है या एक समान होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं बेची जाती है और ये वस्तुएं जो है वह रंग रूप आकार आदि में एक जैसी दिखती है, यानी कि एक जैसी होती है, तथा वस्तु में कोई विभेद न होने के कारण फर्मों का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जो वस्तुओं के रंग रूप आकार गुणवत्ता होते हैं सब एक समान होते हैं, जिस कारण कोई भी विक्रेता जो है बेचने वाला वह प्रभावित नहीं कर सकता कीमत को। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक होती है। तीसरा विशेषता है पूर्ण ज्ञान, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है बाजार का कि कितना का क्या भाव है सो। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमतों का पूरा ज्ञान होता है, जिस कीमत पर बिकता है और खरीदा जाता है, तथा समरूप वस्तुएं होने के कारण जो विक्रेता है वह मनचाही कीमतें नहीं वसूल सकते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो चौथा विशेषता है वह है स्वतंत्र प्रवेश या छोड़ना, यानी कि जो बाजार में स्वतंत्र प्रवेश होता है और स्वतंत्र बहिर्गमन होता है, यानी कि छोड़ना। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्मों के प्रवेश तथा छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है कि
आप प्रवेश कर सकते हैं बाजार में या जा सकते हैं, पूरा स्वतंत्र होते हैं। तो आमतौर पर पूर्ण प्रतियोगिता में जो अल्पकाल में फर्में होती है उसको उद्योग को नहीं छोड़ते हैं, जो फर्म होती है वह उद्योग को नहीं छोड़ते हैं। यह दीर्घकाल में संभव होता है। यदि फर्मों को उद्योगों में लाभ दिखता है तो वह आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, और यदि हानि दिखती है तो वह आसानी से छोड़ सकते हैं। यानी कि यदि कोई एक विक्रेता को लगे कि यहाँ पे घाटा हो रहा है तो वह बाजार छोड़कर जा सकता है, और अगर किसी विक्रेता को लगे कि यहाँ लाभ हो रहा है तो वह वहाँ आ सकता है। पांचवा विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पूर्ण गतिशीलता। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में कारक होते हैं वह पूर्ण गतिशील होते हैं। इसका अर्थ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादन के कारकों को बिना किसी रोक टोक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। एक कारक जैसे मजदूर होता है, वह अपनी सेवाएं बिना किसी रोक टोक के वहाँ बेच सकता है जहाँ उसका इच्छा करे। जहाँ उसे अधिक मजदूरी मिलेगा वहाँ वह अपने को काम कर सकता है। छठा विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का कि अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव। यानी कि जो वस्तुओं की लागत होती है, परिवहन लागत, उसका अभाव पाया जाता है। परिवहन लागत नहीं लगता है किसी भी खरीदने वाले व्यक्ति को। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में अन्य बाजार के प्रकारों जैसे एकाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता की तुलना में अतिरिक्त यातायात लागतें नहीं होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आगम, यानी कि रिवेन्यू, जिसे कि आगम कहा जाता है या फिर आगत कहा जाता है। तो जब फर्म जो है वह वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है तो उनसे जो प्राप्त होता है राशि उसे ही आगम कहा जाता है। यानी कि जब फर्म वस्तुओं और सेवाओं को बेचती है तो उन्हें आगम की प्राप्ति होती है। यानी कि जो धन प्राप्ति होता है वह आगम कहलाता है। आगम जो होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला कुल आगम, जिसे कि टोटल रिवेन्यू कहा जाता है। दूसरा औसत आगम, जिसे कि एवरेज रिवेन्यू कहा जाता है। और तीसरा सीमांत आगम, जिसे कि मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे आगम का एक टेबल दिया गया जिसमें लिखा गया पहला कॉलम में विक्रय किए गए डिब्बे, जिसे कि क्यू से दिखाया जाता है। दूसरा कॉलम है कीमत, जिसे कि पी से दिखाया जाता है। और तीसरा कुल संप्राप्ति, जिसे कि टी आर कहा जाता है, टोटल रिवेन्यू। चौथा औसत संप्राप्ति, जिसे कि ए आर, एवरेज रिवेन्यू कहा जाता है। और पांचवा सीमांत संप्राप्ति, जिसे कि एम आर, मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता है। तो इसमें जो दिया गया रहता है वह दिया गया है विक्रय किए गए डिब्बे, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 विक्रय यानी बेचा गया डिब्बा। और जो जिस कीमत पर बेचा गया वह स्थिर कीमत, यानी कि 10, 10, 10, 10, 10। इसे ना कोई फर्म प्रभावित कर सकता है, यानी कि ना इसे कोई कीमत को बढ़ा सकता है, ना कोई फर्म घटा सकता है। जितना दाम में उद्योग द्वारा निर्धारित किया गया उसी पर इसे बेचना होता है। तो इसमें देख सकते हैं कीमत अगर 0 इकाई का बेचा गया है और कीमत 10 रुपये, तो टी आर जो टोटल रिवेन्यू है 0 हो जाएगा। अगर एक इकाई बेचा गया एक डिब्बा और कीमत 10 है तो 10 रुपये का रिवेन्यू होगा टोटल। 2 इकाई बेचा गया और तो 20 रुपये का रिवेन्यू होगा। 3 इकाई बेचा गया तो 30 रुपये का। 4 इकाई बेचा गया तो 40 रुपये का रेवेन्यू होगा। 5 इकाई बेचा गया तो 50 रुपये का कुल संप्राप्ति होगा। अब इसमें ए आर निकालना है, एवरेज रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है, नीचे देख लीजिए फॉर्मूला पहले आप। यहाँ ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई क्यू। ए आर अगर निकालना है तो टी आर जो टोटल रिवेन्यू होता है उसे क्यू से डिवाइड करना है, यानी कि बेची गई इकाई। और एम आर निकालना है तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी कि एक उससे पिछले वाले को माइनस कर देना है। और अगर टी आर निकालना है तो पी इंटू क्यू करने से टी आर निकल जाता है। तो यहाँ देखिए आप टी आर आ गया। अब हमें ए आर निकालना है, तो ए आर का फॉर्मूला था ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई क्यू। तो यहाँ टी आर यानी कि 0 है, डिवाइड करेंगे क्यू 0 से तो यह डैश आ जाएगा क्योंकि इन्फिनाइट हो जाएगा। दूसरा है टी आर है 10 हमारा, और ए आर टी आर 10 है और फिर क्यू है 1, तो डिवाइड करने से 1 आएगा। इस तरह 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इस तरह 30 को 3 से 10, 40 को 4 से 10, 50 को 5 से 10। तो इसमें जो ए आर हमारा हुआ मेनली ए आर
और पी दोनों सेम हो गया। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो होता है वह ए आर इज इक्वल टू पी होता है, यानी कि ए आर और प्राइस दोनों बराबर होते हैं, पाए जाते हैं। जिसका रेखा की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसकी रेखा बनता है। यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इज इक्वल टू पी, इस टाइप का। अब हम एम आर अगर निकालते हैं तो एम आर का फॉर्मूला था टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो इसे निकाले अगर तो यहाँ पे पहला में तो डैश हो जाएगा, दूसरा में अगर निकाले तो टी आर एन यानी कि 10 का निकालना है तो 10 में 0 घटा देना है पिछला से, तो 10 आ जाएगा। अगर 20 का निकालना है तो 20 में 10 घटाना पड़ेगा पिछला से, तो 10 आ जाएगा। 30 का निकालना है तो पिछला से घटाना पड़ेगा 20, तो 10 आ जाएगा। 40 का घटाना है तो पिछला से घटाना पड़ेगा 30, तो 10 आ जाएगा। इस तरह 50 को 40 से घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी होता है, जो कि तीनों बराबर होते हैं, जो कि तीनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी सब एक बराबर होते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कुल आगम, जिसे कि टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। तो क्या है यह? तो फर्म को वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल राशि कुल आगम कहलाती है। जो फर्म होते हैं उसे जो वस्तु और सेवाएं बेचे जाते फर्म द्वारा, उनसे प्राप्त कुल राशि जो होती है मनी, उसे ही कुल आगम कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी मतलब जितना प्राइस है वस्तु का, और क्यू मतलब जितना क्वांटिटी बेचा गया है। इसका दूसरा फार्मूला है टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। तो सब तो बराबर है, तो कोई भी लिख सकते हैं। इसका तीसरा फार्मूला है टी आर इज इक्वल टू एम आर का योगफल, यानी कि टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर का योग। तो इसका अगर चित्र की बात करें हम लोग तो इस टाइप का बनता है, 0 से स्टार्ट होता है और यह पूरा ऊपर की ओर सीधा जाता है, जो कि धनात्मक होता है, पूर्णतः धनात्मक टी आर। इसकी अगर हम लोग बात करें ढाल की, यानी कि प्रवणता की बात करें हम, तो प्रवणता कुछ इस टाइप का यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यानी कि चेंज इन वाई यानी कि 10 का अंतर हुआ था, टेबल ऊपर देखे थे, और चेंज इन एक्स 1 का, तो प्रवणता आ गया इसका 10। सभी में प्रवणता इसका बराबर होता है, जहाँ भी अगर इसका निकालना है ढाल तो सभी जगह बराबर आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है औसत आगम। तो औसत आगम क्या है? यानी कि एवरेज रेवेन्यू। तो प्रति इकाई आगम को औसत आगम कहा जाता है, जो प्रति इकाई प्राप्त होता है, और इसे कुल आगम को वस्तु की इकाई से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो होता है एवरेज रेवेन्यू ए आर, उसे जो है कुल आगम यानी कि टी आर, कुल आगम को वस्तु की इकाई से यानी कि क्यू से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अगला हम लोग देखते हैं सीमांत आगम। तो सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? तो एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहा जाता है। अगर इसकी यानी कि जब वस्तु की इकाई बेचा गया तो उसमें एक अतिरिक्त अगला इकाई बेचा गया, तो उनसे प्राप्त जितने आगम हुए वह सीमांत आगम कहलाएंगे। इसकी फॉर्मूला की बात करें तो एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन होता है। अब ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। यह हो गया वाई अक्ष, जिसमें कि एम आर पी और फिर डी सभी यहाँ पे है। और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष, जिसमें कि उत्पादन की इकाई यानी कि क्यू को रखा गया, यहाँ पे क्यू है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, जिसमें ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड सब बराबर होते हैं, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं। हम लोग अगला टॉपिक
अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उद्योग को अल्पकाल में 3 स्थिति प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उन्हें अल्पकाल में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला है अति सामान्य लाभ। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें फर्म को अति सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यह कब होगा? तो जब एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट, जो थर्ड चैप्टर में हम लोग देखे थे, औसत लागत जो था एसी, और एआर यानी कि एवरेज रेवेन्यू, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं औसत आगम। तो जब एसी और एआर वक्र, जो एसी वक्र है एवरेज कॉस्ट का, वह एआर वक्र से कम होता है यानी कि नीचे होगा, तो फर्म को अति सामान्य लाभ प्राप्त होगा। और इसका कुछ कंडीशन है। पहला है MC इज इक्वल टू MR। तो इस चित्र में देख सकते हैं MC जो रेड वाला गया है, MR देखना है तो MR जो है वह ब्लैक वाला गया है, AC ब्लैक वाला गया है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह गया MC। और MR की बात करें तो MR जो यही वाला लेन गया है जिसमें AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MR है। तो दोनों कहाँ बराबर हुए? तो इस पॉइंट पर बराबर हुए दोनों, देख लीजिए दोनों। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा कंडीशन कि MC वक्र जो है वह MR वक्र को नीचे से काटता हो। MC वक्र जो है वह MR वक्र को नीचे से। तो यहाँ देख सकते हैं MC वक्र जो रेड वाला गया ऊपर, वह MR वक्र को, जो MR सीधा है उसको नीचे से काट रहा था। ऐसे तो देखेंगे आप तो MC जो है वह 2 जगह काट रहा है MR को। पहला यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है। तो दूसरा कंडीशन हमारा था कि नीचे से काटता हो, तो नीचे से तो इस बिंदु पर काट रहा है, तो संतुलन बिंदु होगा यह हमारा। तो दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन है कि AC वक्र जो है वह AR से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ AC A वाला गया है, वह AR से नीचे है, यानी कि AR से नीचे है, यहाँ से नीचे। तो जितना यह टच किया है वह ये पूरा जो ब्लू वाला रंगा हुआ है वह फर्म का सामान्य लाभ, अति सामान्य लाभ कहलाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा सामान्य लाभ, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को जो होता है दूसरा, वह सामान्य लाभ होता है। तो यह कब होता है? तो जब फर्म का औसत लागत वक्र औसत आगम वक्र के बराबर होता है, तो फर्म को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। इसे ही सामान्य लाभ कहा जाता है। इसमें पहला कंडीशन है कि MC जो है वह MR के बराबर होना चाहिए। तो MC यानी कि A वाला और MR यानी कि A वाला दोनों बराबर है E बिंदु पर। दूसरा कंडीशन है AR इक्वल टू AC होना चाहिए। तो देख सकते हैं AC A वाला है, AR A वाला है, तो दोनों बराबर है E बिंदु पे। तीसरा कंडीशन है MC वक्र जो है वह MR को नीचे से काटता है। तो देखिए MC वक्र और यह MR वक्र, तो नीचे से यहाँ काट रहा है, क्योंकि यहाँ अगर कटाएंगे हम तो यह ऊपर से काट रहा है, नीचे से यहाँ जा रहा है तो ऐसे काट रहा है। तीसरा कंडीशन भी यहीं पे हुआ लागू। चौथा है जो E बिंदु आया वह है फर्म का संतुलन, यानी कि ना लाभ ना हानि, यही बिंदु फर्म का संतुलन कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा जो फर्म को प्राप्त होता है वह होता है हानि, यानी कि जब औसत लागत वक्र जो है वह औसत आगम वक्र से अधिक हो जाता है तो फर्म को हानि होता है। इसमें पहला कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC, जो कि यहीं पे है MC और A है MR, तो दोनों यहाँ पे हुआ। दूसरा कंडीशन है AC वक्र जो होगा AR, यानी कि AR से बड़ा होगा, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा। तो यहाँ देख सकते हो चित्र में AC जो है वह AR वक्र को टच ही नहीं किया है, यानी कि ऊपर से चला गया है, तो यह बड़ा हो गया, यह नीचे रह गया, वह ऊपर से चला गया। तीसरा कंडीशन है MC वक्र जो है वह MR को नीचे से काटेगा, तो MC जो है यह काट दिया नीचे से MR वक्र को यहाँ पे, तो संतुलन तो यहाँ हुआ। लेकिन AC जो औसत लागत है वह हमारा ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया? तो यह हुआ ज़्यादा, यानी कि रेड जो किया हुआ है अब ब्लू कर रहे हैं अभी, वह हो गया ज़्यादा। तो यह हो गया फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हानि। अगला टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उद्योग को दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म है उस या उद्योग, उन्हें दीर्घकाल में सामान्य लाभ सिर्फ प्राप्त होता है।
इसमें पहला कंडीशन वही है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी कि एम सी जो है और एम आर दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ए सी इज इक्वल टू ए आर, यानी कि ए हो गया ए सी और इज इक्वल टू ए आर दोनों बराबर हो गया यहाँ। तीसरा एम सी वक्र जो है एम आर को नीचे से काटता हो, तो यहाँ पे एम सी एम आर को नीचे से काट रहा, तो जो ए बिंदु आया वही हो गया सामान्य लाभ। तो इस तरह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति यानी कि सप्लाई। तो किसी दिए गए कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को बेच देना पूर्ति कहलाता है। और मांग क्या था, तो किसी निश्चित कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद लेना मांग कहलाता था और बेच देना पूर्ति कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है वह सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। सप्लाई जो है वह प्राइस पर निर्भर करता है, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। आगे देखते हैं हम लोग, अर्थात पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है। अब पूर्ति का नियम देखते हैं हम लोग। तो पूर्ति का नियम क्या है, तो यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो, वही है मांग का नियम वाला, यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो, जिसे सेटेरस पेरेबस कहा जाता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमत के घटने से पूर्ति में कमी होती है। मांग में उल्टा था, मांग में था कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति मांग में कमी होती है और कीमत के घटने से मांग में वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़े, कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा और कीमत घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा। अर्थात कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है, यह पूर्ति का नियम कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्ति की तालिका। तो पूर्ति की तालिका क्या है, तो वह तालिका जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा वस्तु की विभिन्न मात्राओं के बीच संबंध प्रकट करता है, तो वह पूर्ति कहलाता है। जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं, यह कीमत दिया गया है प्राइस में, और यह जो है यह पूर्ति सप्लाई है, यहाँ पे मांग की मात्रा है वह नहीं होगा, यहाँ होगा पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा यानी कि इसे क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे डी है वहाँ होगा क्यू, या फिर होगा यहाँ पे एस लिख सकते हैं आप सप्लाई। तो देखिए कीमत 5 था, तो जो सप्लाई किया जा रहा है फर्म द्वारा वह 10 इकाई, कीमत बढ़ के 10 हो गया, तो सप्लाई बढ़ाएगा क्योंकि उद्योग को लाभ अर्जित करना है, तो 20 इकाई बेच रहा है। कीमत 15 हुआ तो वह 25 इकाई बेच रहा है, कीमत 20 हो गया तो वह 30 इकाई बेचने लगा। तो यह पूर्ति का नियम कहलाता है इस टाइप का। आगे देख लेते हैं, पूर्ति की तालिका हो गया हमारा। अगला टॉपिक हमारा है पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र क्या है, तो पूर्ति वक्र पूर्ति की तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि पूर्ति की तालिका को अगर ग्राफ के द्वारा दिखा दिया जाए तो वह पूर्ति वक्र कहलाएगा, जो दर्शाता है कि किसी वस्तु की बेची गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत से किस प्रकार संबंधित होता है। अब हम लोग पूर्ति वक्र देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, यह गया वाई अक्ष या एक्स अक्ष, यहाँ पे प्राइस को रखा जाता है, यहाँ पे सप्लाई को, क्योंकि पूर्ति है तो सप्लाई रहेगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह स्टार्ट होकर ऊपर जाता है जो सप्लाई कहलाता है। पहले अगर डिमांड वाला आध होगा देखे होंगे तो वह इस तरह बनता था, जो यहाँ पे होता था डिमांड, यहाँ पे क्यू होता था और इस टाइप का बनता था डिमांड वक्र। तो पूर्ति वक्र हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक है ना कि कीमत निर्धारक, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होते हैं वह कीमत स्वीकारक होते हैं, कीमत निर्धारक नहीं होते हैं। अब इसे देखते हैं विस्तार से। तो कीमत बाजार मांग तथा बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक फर्म को दी हुई कीमत पर अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। अब अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के कीमत स्वीकारक के कारण की बात करें, क्यों होते हैं, तो पहला कारण है कि फर्मों की बड़ी संख्या होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की मांग को ना कम या ना ज़्यादा करके कीमत को प्रभावित कर पाता है,
तथा विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होती है कि वह कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता वस्तु की पूर्ति को कम या ज़्यादा करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। दूसरा कारण है समरूप वस्तु, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं, तो ये जो वस्तुएं होते हैं वह रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता आदि में भी एक जैसी होती हैं तथा वस्तु में कोई विभेद न होने के कारण फर्मों का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ा दिया गया कोई भी विक्रेता के द्वारा, तो जो क्रेता है वह दूसरे विक्रेताओं के पास जाकर खरीदेंगे, क्योंकि रूप, रंग, गुणवत्ता सब वस्तुएं के समान होती हैं। तीसरा कारण है पूर्ण ज्ञान, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमतों का पूरा ज्ञान होता है। सभी को पता होता है कि कितने में खरीदना है और कितने में बेचना है, तथा समरूप वस्तुएं होने के कारण विक्रेता मनचाही कीमतें नहीं वसूल सकते हैं, क्योंकि अगर कीमत बढ़ाएंगे तो लोग दूसरे के पास से खरीद लेंगे। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक। तो इस तरह हमारा चैप्टर यह समाप्त हुआ। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट तथा शेयर करना वीडियो को ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।